दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आज बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति की चौसर बीत चुकी है और अभी शाम को कांग्रेस ने 43 नए सदस्यों की सूची जारी कर दी। नए मतलब नए, यूं नए नहीं हैं, वही पुराने चेहरे। जैसे बीकानेर से बीडी कल्ला, सिविल लाइंस से प्रताप सिंह खाचरियावास, ये सब मंत्रीगण हैं। केकड़ी से रघु शर्मा। और कल भी कांग्रेस ने 41 लोगों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी सब पुराने लोग थे, छठे चटाई लोग थे। कुल जवाब थोड़ी बहुत सीटों पर इन्होंने बदली की है। जैसे रामेश्वर डूडी ब्रेन हेमरेज से परेशान हो गए, प्रतिपक्ष के नेता थे पिछली बार सदन में, पिछली विधानसभा में, तो ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो उनके परिवार से टिकट मिल गया। इस तरह का है। अब पूरी सेज सज चुकी है। आदर्श नगर, जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर सिटी के आदर्श नगर सीट से रफ़ीक खान वापस पुनः उनको टिकट दिया गया है। किशनपुल से अमीन कागजी, ये सब वो लोग हैं जिनको रिपीट किया गया है। कांग्रेस की लिस्ट में कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा है। अमूमन ज़्यादातर वही लोग, परिवारवादी और वैसे ही लोगों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट कल 83 सदस्यों की और आई थी और इस बार बीजेपी ने भी कांग्रेस जैसा ही दाव खेला है। वही पुराने चेहरों को टिकट दे दिया गया। झालापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया जी को टिकट दे दिया गया है। इधर यहाँ जयपुर की झोटवाड़ा सीट, जो एक्चुअली राजपूत बहुल सीट है, वहाँ से राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया, जो जयपुर राजघराने से संबद्ध है ना। तो उस जगह नाम हटाया गया था नरपत सिंह राजवी का, जो बीजेपी सरकार में मिनिस्टर रह चुके पहले और उपराष्ट्रपति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद रहे हैं। तो पता नहीं कैसी नाराज़गी बीजेपी के नेतृत्व ने उनमें दिखाई या क्या हुआ, उनको चित्तौड़गढ़ का टिकट दे दिया गया। और चित्तौड़ से जो बीजेपी के सांसद जीते थे वो, हालांकि आज बहुत ज़्यादा विरोध चित्तौड़गढ़ में उनका देखा गया, हालांकि, और इसी तरह विरोध कर राजपाल सिंह शेखावत को फिलहाल टिकट नहीं मिल पाया है। सांगानेर जयपुर का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारे लोग खम ठोक रहे थे, हमारे पत्रकार साथी बहुत सारे थे। अब वो टिकट नहीं मिला तो किसी अन्य पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, पता नहीं, लेकिन वहाँ से बीजेपी ने एक अनजान चेहरा उतार दिया है। और यहाँ से बीजेपी के जो वो विधायक रहे हैं डॉक्टर अशोक लाहौटी, उनका संघ से किसी वैमनस्य से आपस में शायद उनकी नहीं बनी होगी, तो उनका टिकट कट गया है। और कांग्रेस ने वहाँ पिछली बार हारे हुए कैंडिडेट पुष्पेंद्र भारद्वाज को फिर से टिकट दे दिया है। पुष्पेंद्र ने हालांकि यहाँ बहुत मेहनत की है, छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, अशोक लाहौटी भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रताप सिंह खाचरिया छात्र संघ से थे। और इसी तरह मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर का आता है, कालीचरण सर्राफ को दे दिया गया। कालीचरण सर्राफ लगातार जीतते हैं। कालीचरण सर्राफ को वसुंधरा राजे खेमे का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है। कल की लिस्ट बीजेपी की देखने के बाद ये लगता है कि वसुंधरा राजे के टिकट वितरण में जो पहले उपेक्षा हुई थी उसको यहाँ पूरा कर दिया गया है। शायद केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये समझता है कि इस बार वसुंधरा राजे के सहयोग के बिना यहाँ सत्ता की नौका या बहुमत का आंकड़ा छूना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा यहाँ बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। हाल फिलहाल उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं किया गया है। तो कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट कमोबेश ऐसी ही है, यानी बीजेपी की कल वाली लिस्ट और कांग्रेस की आज वाली और कल वाली दोनों लिस्ट। कल 41 थे, आज 43, कुल मिला के 85 मेंबरों की लिस्ट यहाँ से कांग्रेस से आ चुकी है। और इस तरह बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 41 की पहले आई थी और 83 की बाद में आई है। तो तकरीबन 125 मेंबर्स बीजेपी के चेहरे मैदान में आ चुके हैं। स्थानीय तौर पर हमेशा की तरह जिन लोगों की टिकट की उम्मीद थी वो विद्रोह भी करेंगे, विद्रोह कर भी रहे हैं। जिनका टिकट कटा है उनका भी विद्रोह है। और लेकिन एक चुनाव में ऐसी कमोबेश समीकरण बना रहता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ी खास बात है कि लोकल मुद्दे बहुत
मैटर करते हैं, और जो स्थानीय तौर पर जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी जीत निश्चित तौर पर तय होती है। तो हवा महल जो जयपुर की एक महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। अभी तक वहाँ का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। हवा महल से कांग्रेस के महेश जोशी चुनाव जीते थे। तो इस तरह की परिस्थितियां भी यहाँ बनी हुई हैं। पूर्व में कभी जयपुर ग्रामीण और मिला के काफ़ी, पिछली बार जो परिसमन होता उसके बाद बहुत सारी सीटें इधर उधर घालमेल हो गई। तो मोटी मोटी गणित ये, जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हुए हैं, चूरू के विधायक रहते हैं, एक बार तारानगर से जीत के उनको इस बार फिर तारानगर भेज दिया गया। तो इस तरह के समीकरण हैं। लिस्ट तो पूरी आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगी, और टीवी पे चैनल देखेंगे तो वहाँ आपको बार बार रिपीट में मिलता रहेगा कौन कहाँ क्या कैसे। जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है, कुछ ऐसा है। तो इस तरह का एक माहौल बन गया, पूरी बिसात बिछ गई है। लेकिन कुछ जो स्थानीय आकलन के हिसाब से मेरे को लग रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, आप मेरे से सहमत हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। प्रताप सिंह खाचरियावास संभवतया सिविल लाइंस में थोड़ी कड़ी टक्कर में फंसने वाले हैं, जबकि झोटवाड़ा में दिया कुमारी भी एक टक्कर में फंस सकती हैं अगर वहाँ कांग्रेस का एक प्रत्याशी अच्छा हुआ तो, लेकिन उनके जीतने के चांस अच्छे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने ना, सिविल लाइन से नहीं है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उधर झोटवाड़ा से हैं, विद्याधर नगर की बेल्ट अलग है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी हैं और झोटवाड़ा से वो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निश्चित तौर पे जीतने जा रहे हैं। और राजस्थानी हलकों में इस बात की बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शायद राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दिया कुमारी भी एक चॉइस है, लेकिन दिया कुमारी एक बहुत प्रखर वक्ता नहीं है। हाँ, बीजेपी की अनन्य वो मतलब ओबीडियंट जिसे बोलते हैं, आज्ञाकारी हैं, वो हर प्रोग्राम अटेंड करती हैं जो केंद्र नेतृत्व संभालता है। तो सांसद के रूप में उनका कार्यकाल बहुत बेदाग और साफ़ सुथरा रहा है, तो ये उनकी छवि है। लेकिन जिस तरह का नेतृत्व राज्य को चाहिए, शायद उनमें इस बात की कमी हो, बाकी नेतृत्व तो सभी करते हैं। तो ये एक राजस्थान का चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ न कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस की सूची में अशोक गहलोत भी हैं, जो अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा जोधपुर वहीं से लड़ रहे हैं, और उनके बहुत सारे सदस्य जो साथी मंत्री रहे हुए हैं सभी पुराने चेहरे हैं। बीडी कल्ला भी आ गए, संयम लोढ़ा भी आ गए, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो दिख रहे हैं, बिल्कुल लगातार वही के वही नाम, वही चेहरे। नए लोग राजनीति में आके कुछ नया करने की कोशिश करें, इस बारे में कुछ कानून सा बनना चाहिए। लगातार ये बुजुर्वा होते हुए नेताओं पर भरोसा क्यों पार्टियां करती रहती हैं, और रह रह के उन्हीं को वोटर बहुत कंफ्यूज होता है। ऐसे में वोटर, मैं खुद सोचता हूँ कि नया चेहरा होगा, नया काम करेगा, कुछ जनता से जुड़ेगा तो कुछ काम होगा, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी मजबूरियाँ रहती हैं केंद्रीय नेतृत्व की कि वो उन्हीं चेहरों पर रह के दाव लगाती हैं। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और अब इसी उम्मीद से चुनाव लड़े कि चौथी बार फिर बने। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, लेकिन इस उम्मीद से चुनाव लड़ रही है कि तीसरी बार फिर बने। भाई क्यों? और कोई क्यों नहीं, आप ही क्यों? आप में नेतृत्व की इतनी क्षमताएं हो तो आप चुनाव जितवा के बताइए। वसुंधरा राजे सिंधिया जब भी मुख्यमंत्री रही, दोनों बार चुनाव हारी हैं, जितवा नहीं पाई हैं। मुख्यमंत्री रहते की बात कर रहा हूँ। और अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव कभी जीते ही नहीं, और हर बार किसी और का नाम चल रहा होता है और गहलोत साहब मुख्यमंत्री सीट पे काबिज हो जाते हैं। तो राजस्थान के भाग्य में क्या है देखने को पता चलेगा। हालांकि यहाँ कागज़ों में, आकलनों में बीजेपी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी बात है राजस्थान की पॉलिटिक्स वही तमिलनाडु जैसी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी, उलट पलट होता रहता है। तो इसी अंदेशे से सब समीक्षककर्ता मेरे और साथीगण यही कहते हैं कि हाँ बीजेपी आएगी, लेकिन यदि चेहरा सामने आ जाए
तो स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी कि हम कैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रहने जा रहे हैं। जहां तक मेरा आकलन है, केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इस बारे में जो बहुत ठोस फैसला लेंगे, तो लगता नहीं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा रिपीट होगा। मेरी बात गौर कर लीजिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा रिपीट होने के चांस बहुत कम है। नया चेहरा कौन होगा, इसके बारे में कुछ लोगों से बात करके मैं आपको जल्दी और बताऊंगा। बात करके मतलब उनकी परिचर्चा अरेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।